नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ एक बार फिर से अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं पेपर का सॉल्यूशन जो L2 रीट 7वें नंबर का टेस्ट सीरीज का ये 7वें नंबर का टेस्ट है। 16 टेस्ट सीरीजों की श्रृंखला का ये 7वें नंबर का टेस्ट। पहला प्रश्न है, असंगत कथन है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जो संगत नहीं है, यानी कि असंगत है। री की मात्रा को छोड़कर अंग को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को बारह खड़ी कहते हैं। बिल्कुल, यानी बारह खड़ी में री की बारह खड़ी नहीं होती है, बाकी सभी स्वरों की होती है और अंग को लेकर के होती है। व्यंजन वर्ण दो प्रकार से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई सहित और खड़ी पाई रहित। देखिए, ये अभी संशोधन हुआ है 2024 में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है। पहले छः कैसे लिखा जाता था, ऐसे। अब छः को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब ये सही नहीं है, 2024 से पहले ये सही था, 2024 के बाद ये। दूसरा क्या कह रहा है कि खड़ी पाई सहित, जैसे पै। एक चीज और, जब इनको आधा लिखना होता है, इनको क्या है, आधा लिखना होता है, तो जिनमें पाई नहीं है उनके नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे छः है, टे है, ठे है। जिनमें पाई है उनमें से पाई को हटाया जाता है, जैसे पे, ते, जय। पर हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण ऐसे हैं जहाँ पर ना तो पाई हटाई जाती है ना हलंत लगाया जाता है, बल्कि नीचे लटके हुए हुक को अलग किया जाता है। और वो दो वर्ण हैं आपके फे और एक है आपका कै। तो फे को आधा कैसे लिखेंगे, ऐसे, और कै को आधा कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई सहित और रहित। ये बात बिल्कुल सही है। जब दो या अधिक व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं रहता तब उनको संयोगी व संयुक्त व्यंजन नहीं कहते। और चौथे विकल्प को देखिए, उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं, सानुनासिक व निर्नुनासिक। यानी सानुनासिक यानी नासिका सहित और बिना नासिका के। बिल्कुल ठीक है, उच्चारण के अनुसार स्वर के दो भेद हैं। जैसे देखो, एक तो है ई और एक है आपका ई। तो सानुनासिक तो ये हो गया और निर्नुनासिक ये हो गया। सानुनासिक को अनुनासिक भी बोलते हैं। जब दो या अधिक व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं रहता है तब उनको संयोगी व संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो या अधिक व्यंजनों के मध्य स्वर नहीं रहता, जैसे देखो वर्ष, इनको व्यंजन गुच्छ भी बोलते हैं, इनको व्यंजन गुच्छ भी बोलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। ये नहीं, गलत लिख दिया यहाँ, इसलिए उत्तर ये। अगला प्रश्न, असंगत कथन है, वाक्य का उद्देश्य होने वाले शब्द संज्ञा, ठीक है। वाक्य का जो उद्देश्य होता है वह संज्ञा या सर्वनाम एक होता है। विधेय होने वाला शब्द, वाक्य में जो विधेय होता है वह क्रिया होता है। कहने का मतलब है वाक्य के दो अवयवी अंग हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य प्रायकर्ता होता है जो संज्ञा या सर्वनाम होता है, और विधेय मुख्य क्रिया होती है और उसका कोई भी घटक होता है। संज्ञा का धर्म बताने वाले शब्द सर्वनाम नहीं होते हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने या धर्म बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। क्रिया का धर्म बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। अगला, असंगत कथन है, संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है। बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुधा अर्थहीन होती है। बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान की पहचान सूचना हेतु केवल एक संकेत है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भूल या गड़बड़ मिटाने हेतु नहीं किया जाता। नहीं, भूल या गड़बड़ मिटाने हेतु किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा केवल 4। यानी असंगत कथन कौन सा है, केवल 4। पहले को देखिए, संज्ञा का पर्यायवाची शब्द नाम है, सभी जानते हैं संज्ञा का दूसरा अर्थ नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुधा अर्थहीन होती हैं। अर्थहीन का मतलब केवल अपने सीमित अर्थ को ही समेटती हैं। जैसे कहा हिमालय, तो हिमालय कहने से केवल हिमालय का ही बोध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान की पहचान सूचना हेतु केवल एक संकेत है। इसका समय परिस्थिति के अनुसार नाम बदला जा सकता है, जैसे इलाहाबाद, आज इसका नाम क्या है, प्रयागराज, बदला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान की पहचान सूचना हेतु केवल संकेत मात्र है। यदि हम नदी को पर्वत कहेंगे तो कोई बात हमारी समझ में नहीं आएगी। कोई भी जगह का नाम बदल सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम बदल सकते हैं,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के स्थान की पहचान की केवल एक सूचना या संकेत है। तो 3 कथन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा कथन असंगत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1, केवल 4। असंगत कथन है, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। बिल्कुल ठीक है। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आती है तो जातिवाचक बन जाती है। जब किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित होता है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में नहीं बदल जाती है। जब किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित होता है, मान लो कोई भी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा ली है और उसका असाधारण धर्म, जैसे लक्ष्मी कौन है? विष्णु जी की पत्नी। अब जैसे आ गया यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहां पर लक्ष्मी कहने से भगवान विष्णु की पत्नी का बोध नहीं हो रहा है। तो क्या कह रहा है? असाधारण धर्म सूचित होता है। तो यहाँ पर असाधारण धर्म सूचित हो गया। साधारण धर्म तो क्या है? लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी। पर असाधारण धर्म सूचित हो गया तो व्यक्तिवाचक किस में बदल जाएगी? जातिवाचक में। तो ये कथन असंगत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक के ही भाव का बोध होता है। ठीक है। जैसे हिमालय कहने से केवल हिमालय का बोध होगा, गंगा कहने से केवल गंगा नदी या गंगा के व्यक्ति, गंगा नाम का कोई महिला है, गंगा नाम का कोई पुरुष है, उसका बोध होगा। इसी तरह भाववाचक संज्ञा से भी, जैसे मिठाई, उसमें किसका भाव पाया जाता है? मिठास का, तो मिठास का ही बोध होगा। क्रियात्मक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो क्रियार्थक संज्ञा होती है या क्रियात्मक संज्ञा होती है उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे तैरना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर कोई तैर नहीं रहा है इसलिए क्रिया नहीं है, बल्कि क्रियात्मक संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा है। और क्रियार्थक संज्ञा हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। असंगत कथन है, प्रयोग में आप निजवाचक पुरुषवाचक आपसे भिन्न है। प्रयोग में आप निजवाचक पुरुषवाचक आपसे भिन्न है। बिल्कुल, प्रयोग में आप निजवाचक ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता है, जबकि पुरुषवाचक आप उद्देश्य हो भी सकता है, कर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जबकि ये केवल एक निष्ठा का बोध कराता है। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, नहीं, ये अन्य पुरुष में भी आता है। जैसे यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी, आपने जेल में रहते हुए भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी, तो आप किसके लिए आया? नेहरू जी के लिए। तो ये अन्य पुरुष हो गया। नेहरू भी कौन है? अन्य पुरुष, इसलिए ये भी अन्य पुरुष। किसी संज्ञा सर्वनाम की अवधारणा के लिए निजवाचक आपका प्रयोग होता है। बिल्कुल, किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा के लिए, जैसे बालक आप चला जाएगा और वह आप चला जाएगा। तो देखो वह क्या है? सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की अवधारणा के लिए निजवाचक आपका प्रयोग होता है। ये अवधारणा होता है। ठीक है। आप शब्द से बना आपस परस्पर के अर्थ में आता है। इसका प्रयोग संबंध व अधिकरण कारक में होता है। जैसे आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो आपस में यानी कि परस्पर, आपस में और परस्पर, या तो आपस में लिखना पड़ेगा आपको या परस्पर लिखना पड़ेगा। परस्पर में कभी भी नहीं लिखना है। आप शब्द से बना आपस परस्पर के अर्थ में आता है। इसका प्रयोग संबंध व अधिकरण कारक में होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में भी नहीं आता, बल्कि अन्य पुरुष में भी आता है। असंगत कथन है, संज्ञाओं के समान कुछ लोग कह रहेंगे कि ये इस तरीके के प्रश्न है, आपको पता नहीं है कि प्रश्नों की प्रकृति बदल चुकी है। धीरे धीरे हो सकता है हिंदी में और कठिनाई का स्तर बढ़ता जाए। अभी धीरे धीरे तो बढ़ चुका है, और भी स्तर बढ़ जाए तो जो छोटी चीज़ें उनको तो हम जानते ही हैं, पर इन चीज़ों से हम और भी ज़्यादा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको हमारा पांडित्य दिखाना है या प्रदर्शन करना है ज़्यादा, कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, व्याकरण के गुरु हैं हम, नहीं, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। बल्कि ये दिखाना है तुम्हारे लिए कि तुम कितना जानते हो अपने विषय के बारे में, तुम उन चीज़ों को पकड़ पाते हो या नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद पूछेगा, उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछेगा, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के हैं या नहीं। पर मान लो 70 में से 5 या 7 प्रश्न आपके कथन वाले आ गए और ऐसे आ गए और आपने वो सही कर दिए, तो आपकी बढ़त ये समझ लो
कि 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर होगी कम से कम, और एक प्रश्न गलत आपको पता है कि 10,000 8,000 से नीचे गिरा देता है। और हिंदी विषय में तो वैसे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है। संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन व कारक है, परंतु लिंग के कारण इसका रूप नहीं बदलता। तो संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन व कारक है, परंतु लिंग के कारण इसका रूप नहीं बदलता। बिल्कुल सत्य बात है, यानी सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है। सभी सर्वनामों में रूपांतरण देखने को मिलता है, यथा यह से ये, मैं से मुझे, पर वह से वे, पर देखो कुछ, कौन, क्या, कोई, इनमें तो रूपांतरण देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो ये कथन गलत है। ये तो सीधा सा आपको यदि पेपर में आता है, तो हम भी देखते हैं पेपरों को, तो पेपर सेटर ऐसा करता है कि आपको इतनी एक हिंट देता है कि आप एक विकल्प ऐसा होता है जिससे आप उसको पकड़ सकते हैं, तो ये विकल्प इसी से पकड़ सकते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनामों में संबंध कारक की काके की विभक्तियों के बदले रा री रे आता है, जैसे मेरा मेरी मेरे, तेरा तेरी तेरे। निजवाचक, ये निजवाचक है। निजवाचक आपकी रचना केवल एक वचन में होती है, ठीक है, एक वचन में ही होती है, परंतु एक वचन के रूप में बहुवचन संज्ञा सर्वनाम के साथ भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जैसे अपना काम, अपना भाई, अपनी बहन, तो एक वचन के रूप में बहुवचन संज्ञा सर्वनाम के साथ भी आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। सभी सर्वनामों में रूपांतरण देखने को मिलता है? नहीं, सभी में नहीं दिखता है। पुरुषवाचक में है मैं, मुझे हो जाएगा, तू से तुझे हो जाएगा, वैसे उसे हो जाएगा, जो से जिसे हो जाएगा। असंगत कथन है, सार्वनामिक विशेषणों के दो भेद हैं, मूल व यौगिक। जैसे जो सर्वनाम है तो यौगिक क्या हो जाएगा आपका? जैसा, कौन, कैसा, यह, ऐसा। तो सार्वनामिक विशेषणों के दो भेद हैं, मूल व यौगिक, बिल्कुल सही बात है। गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण ही विशेषनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत, जैसे अच्छा, मोटा, अब यहाँ पे लिख दिया हमने लड़का, तो अच्छा लड़का, मोटा लड़का एक वचन के लिए हो गया। अच्छे लड़के, मोटे लड़के बहुवचन के लिए हो गया। अच्छी लड़की, मोटी लड़की स्त्रीलिंग, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए हो जाएगा। लड़की आएगा तो भी अच्छी लड़कियां और मोटी लड़कियां। तो गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण ही विशेषनिष्ठ है, अर्थात आकारांत विशेषण ही विकारी हैं, बाकी शेष विशेषण कैसे हैं? अविकारी हैं। परिमाणवाचक विशेषणों से सर्वनाम की मात्रा सूचित होती है। सर्वनाम की मात्रा सूचित नहीं होती है, किसकी मात्रा सूचित होती है? संज्ञा की। सर्वनाम गुणवाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अलावा कहीं पर भी विशेष का कार्य नहीं करता है। सभी जगह सर्वनाम के स्थान पर यानी कि संज्ञा शब्द ही विशेष का कार्य करता है। आकारांत विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, ये बताया अभी, तो बिल्कुल सही है। तो गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण ही विशेषनिष्ठ होते हैं। सॉरी, परिमाणवाचक, ये उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। परिमाणवाचक विशेषणों में सर्वनाम की मात्रा सूचित होती है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? सवा सेर आटा, बिल्कुल हुआ है, आटे की मात्रा बताइए। कुछ एक लड़के, संख्यावाचक। चारों ओर वृक्ष और दोनों तुम, तो दोनों तुम की संख्या बता रहा है, या तुम दोनों या दोनों तुम, दोनों के दोनों तुम या तुम दोनों। चारों ओर वृक्ष, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन सा होगा आपका? स्थानबोधक। स्थानबोधक के दो भेद हैं, स्थिति और दिशा। तो ये किसको दर्शा रहा है? दिशा को दर्शा रहा है। स्थिति में क्या आएगा? अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3। असंगत विकल्प है, सड़क सींची जा रही है, तो क्या सींची जा रही है? सड़क। मजदूरों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो कर्मवाच्य हो गया। सींचना मुख्य क्रिया है, जा सहायक क्रिया के रूप में आ चुकी है। सख्त कार्रवाई, गलत लिख रखा है ये, कार्रवाई। कानूनी रूप से कोई भी एक्शन लिया जाता है उसके लिए कार्रवाई शब्द, और किसी सभा के लिए जब कोई भी कार्य चालू करना है तब वो क्या कहलाएगी? आपकी कार्यवाही। जैसे संसद की कार्यवाही चालू की जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नानक उस गांव के पटवारी बनाए गए, तो क्या बनाए गए? पटवारी। कौन? नानक। ठीक है, नानक उस गांव के पटवारी बनाए गए। सरकार के द्वारा तो द्विकर्मक क्रिया है, और मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया के रूप में जा आ चुकी है। जा का क्या होता है? भूतकाल, गया, तो कर्मवाच्य, ये भी सही है, ये भी सही है। अब तो हंसा भी नहीं, सॉरी, सख्त कार्रवाई की जा रही जाएगी। नानक उस गांव के पटवारी बनाए गए, अब तो हंसा भी नहीं जाता। ठीक है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कर्तृवाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य है। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2। अब तो हंसा भी नहीं जाता, भाववाच्य। हंसना अकर्मक क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है आपका? हंसना, और जाता क्या होगा? इसकी सहायक क्रिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। कर्तृवाच्य नहीं है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। अगला, क्रिया में किसके कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, तो क्रिया में किस किस से विकार उत्पन्न होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष, अर्थ, वाच्य। किसके कारण परिवर्तन नहीं होता है? काल। काल के कारण कोई सॉरी सॉरी, कारक, ये कारक नहीं, यहाँ पर काल है। क्रिया में किसके कारण परिवर्तन नहीं होता है? कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, बालक पढ़ा, बालक पढ़े, तो लिंग और वचन दोनों हो गए। कारक, कुछ कारक से कभी परिवर्तन नहीं होगा। काल, काल से परिवर्तन होता है, ध्यान रखना। क्रिया का आधार काल है, और काल का आधार क्या है? क्रिया। यानी किसी भी काल का पता लगाना होगा तो किससे पता लगाएंगे हम? क्रिया के माध्यम से पता लगाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? उस विकल्प का चयन करना है जिसमें संबंध सूचक अव्यय नहीं है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धन और किसी का संबंध किससे जुड़ा है? के बिना। नौकर गांव तक गया, रात भर जागना अच्छी बात, अच्छा नहीं होता, यह काम पहले करना चाहिए, तो कब करना चाहिए? पहले। ये हो जाएगा आपका कालबोधक क्रिया विशेषण। उत्तर क्या हो जाएगा? 4। संबंध सूचक अव्यय दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका संबद्ध, और एक होता है आपका अनुबद्ध। अनु यानी पीछे, बद्ध यानी बंद करके, पीछे बंद करके संबंध बताता है, जिसमें तक, भर से पहले आता है, जैसे सहित, इस तरीके से आते हैं। अब देखो, नौकर गांव तक, रात भर, और ये कारक चिन्ह वाला गया, ये कारक चिन्ह वाला तो क्या हो गया आपका? संबद्ध, और ये दोनों कैसे हो गए तुम्हारे? अनुबद्ध। और यह काम पहले करना चाहिए, तो कब करना चाहिए था? पहले। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कालबोधक क्रिया विशेषण। तो उत्तर क्या है 92 का? विकल्प संख्या 4। संबंध सूचक अव्यय नहीं है, उसको आगे खड़ा कर दो, तो कहाँ खड़ा कर दो? आगे। अकेला उत्तर आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। विकल्प संख्या 2 को देखें। उसके आगे सब स्त्री निरादर है, तो किसके आगे? उसके आगे। संबंध सूचक अव्यय की सीधी सी पहचान है, जिससे संबंध होगा उसको भी उत्तर में लेकर के आएगा। तो किसके आगे? उसके आगे। काल के आगे चिराग नहीं जलता, तो चिराग कहाँ नहीं जलता? काल के आगे। मुनियों के आगे प्राण व धन कोई वस्तु नहीं है, तो किसके आगे कोई वस्तु नहीं है? मुनियों के आगे। तो देखो, मुनि और प्राण और धन का संबंध किससे जोड़ा है? के आगे से। काल और चिराग का संबंध किससे जोड़ा है? के आगे से। ओस और सब का संबंध या स्त्री का संबंध किससे जोड़ा है? के आगे से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1। देखो, उसके नहीं है, उसको आगे खड़ा कर दो, उसको लग रहा है, ये ध्यान रखना। ये इनमें क्या है? के। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1। शुद्ध शब्द वाला विकल्प नहीं है, यानी उस विकल्प को का चयन करना है जो अशुद्ध है। दुरात्मगण बिल्कुल सही है, स्वामी भक्ति बिल्कुल सही है, संवाद गलत है, विरहिणी बिल्कुल सही है। तो संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिनके पीछे में आता है, तो जब वो हटता है तो आरंभ अंतिम वाला अपना मात्रा को ले आता है। कैसे लेके आता है? जैसे राजन है, तो क्या हो जाएगा आपका? राजा।
पक्षिण है तो क्या हो जाएगा आपका पक्षी। छोटी है तो बड़ी हो जाएगी, ए है तो आ हो जाएगा। आत्मन आत्मा। विद्यार्थिन विद्यार्थी। इस तरीके से हो जाता है। पक्षिण पक्षी। मंत्रिण मंत्री। महात्मन महात्मा। खेतिन खेती। अब इन नए को जब हटा के कोई दूसरा शब्द जोड़ेंगे तो फिर ये अपने छोटे रूप में रह जाएंगे। जैसे दुरात्मन तो दुरात्मा हुआ, पर नए के स्थान पर गण जोड़ दिया तो ये दुरात्मी रह जाएगा। तो स्वामिन है और नए हटते ही क्या हो जाता है आपका ये स्वामी। अब नए को हटा के यदि हम कोई दूसरा शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये ज्यों की त्यों, यानी मात्रा छोटी ही रहेगी। जैसे देखो प्राणिण, और इसमें विज्ञान जोड़ेंगे तो नए की जगह पे क्या जोड़ दिया हमने विज्ञान, तो क्या हो जाएगा ये प्राणी विज्ञान, यानी मात्रा कैसी रहेगी आपकी छोटी। तो संवाद ऐसे नहीं लिखते, ये लिखेंगे हम ऐसे। यदि मैं के बाद में कोई भी अंतस्य या उसवर्ण है तो मैं का क्या हो जाता है अनुस्वार। पांचवा वर्ण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अंतस्थ और उसव का कोई भी पांचवा वर्ण नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका विकल्प संख्या 3। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? निर्दय, निश्चल, नवरात्र। तो बिल्कुल निर्दय, निश्चल और नवरात्र ये बिल्कुल तीनों की तीनों शुद्ध है। निरपराधी नहीं होगा, ये होगा आपका निरपराध। अपराधी से रहित नहीं, अपराध से रहित। निर्दयी नहीं होगा, दयी से रहित नहीं होगा, दया से रहित होगा। निरोगी, रोगी से रहित नहीं होगा, रोग से रहित होगा तो निरोग। त्रिनयनी नहीं होता, त्रिनयना होता है। कृषांगी होता है, पिशाची होता है, पिशाचनी नहीं होता है। सिर पीड़ा बिल्कुल सही है। दिवारात्र, दिवारात्र बिल्कुल सही है, परंतु नवरात्रि गलत है। ये होगा आपका नवरात्र। रात्रि, अक्षी, नाभि और निशा। ये शब्द जब किसी के अंत में आते हैं और एक सामासिक पद बनाते हैं तब इनकी ई की मात्रा और जो भी आ की मात्रा ये हट जाती है। जैसे नव प्लस रात्रि तो नवरात्र बनेगा। प्रति प्लस अक्षी या और कोई भी हम लेंगे तो क्या बनेगा आपका अक्ष बनेगा। जैसे दीर्घ संधि का एक उदाहरण लेंगे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक प्लस अक्षी तो क्या बनेगा पुंडरीकाक्ष। पदम है नाभि में जिसके, तो पदम है नाभि में जिसके, तो नाभि से क्या बन जाएगा पदम नाभ। एहन प्लस निशा क्या बनेगा आपका एहरनिश। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो अक्षी है यदि किसी स्त्री विशेष का बोध करा रही है और इसमें पहले एक उपमान शब्द जुड़ा हुआ है तो पहली बात तो ये बहुब्री समास होगा, कर्मधार समास करने की भूल मत करना। और ये छोटी की मात्रा बड़ी में बदल जाएगी। जैसे मीनाक्षी, जलजाक्षी। यदि नयन है तो नयनी हो जाएगा, जैसे मृग नयनी। मुख है तो मुखी हो जाएगा, चंद्रमुखी। ये सब किसी स्त्री विशेष का बोध कराते हैं। मीन के समान अक्षियों वाली जो है। उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 1। किस विकल्प में असंगत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? शोक, महाशोक। जब बहुत ज्यादा किसी पे जोर दे रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं तो हम ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह 2 बार लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है। भारत की राजधानी बताओ, वो नहीं आएगा आपका। जहां पर प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न नहीं किया जाता है, आज्ञा के रूप में होता है, वहां पर कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं लगता। तो ये बिल्कुल सही है। लो मैं यह चला, ये भी सही है। पराधीन सपने सुख नाही, तो ये बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह आएगा या विवरण चिन्ह आएगा, कुछ भी लगा सकते हैं अपन। बराबर का नहीं आएगा। बराबर तो तुल्यता सूचक है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, यानी इधर भी इन दोनों को मिलाएंगे तो आ बराबर आ। तो उत्तर क्या हो जाएगा ये वाला 4।
वाक्य व उसके सामने उसका प्रकार लिखा है, इनमें से एक असंगत है। यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी, संदेहार्थक, ठीक है। वह जहाँ रहे वहां सुख से रहे, इच्छार्थक, बिल्कुल ठीक है। ये क्रिया आपके क्रिया वृत्ति भी कहलाती है। मैं आपको पहले जानता तो विश्वास नहीं करता, विधानार्थक, ठीक है। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। मैं आपको पहले जानता तो विश्वास न करता। वह जहाँ रहे सुख से रहे, इच्छार्थक है। यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी, संदेहार्थक है। मैं आपको पहले जानता तो विश्वास नहीं करता, यह विधानार्थक नहीं होगा। पहली बात तो ये नकारात्मक बोध दिखा रहा है। सरल वाक्य वाला विकल्प नहीं है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जो सरल वाक्य नहीं है। यानी 3 सरल वाक्य हैं और एक दूसरा हो सकता है संयुक्त या मिश्र। 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। राम और कृष्ण मित्र हैं, बिल्कुल सरल वाक्य है। आज उसने केवल रोटी और तरकारी खाई, बिल्कुल ठीक है। न उसमें पत्ते थे और न फूल, तो और से जुड़ा हुआ है। एक क्रिया तो ये हो गई और एक क्रिया ये हो गई आपकी। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 4 संयुक्त वाक्य। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कोई और पदार्थ भी है। प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं अपितु, वरण तो अपितु किस में आता है? लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु, अतः, अतएव, इसलिए, और, तथा, या, अथवा, एवं संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। किस विकल्प में अन्य प्रत्यय नहीं है? तो अन्य कहाँ जुड़ता है? धातु में जुड़ता है। ये क्री धातु में है, ये पूज धातु में है, ये दृश्य धातु में है, ये भवत। भवत यानी आपका, ये उत्तर हो जाएगा दिया। किस विकल्प में इल प्रत्यय नहीं है? तुंद, इल फैन, इल स्नेह, इल शामिल, ये विदेशी भाषा का शब्द है। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1। किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? अपराध, तो अपराध, तो अप और राध, यही हो जाएगा। आ प्लस छादन, आ प्लस कलन और आ प्लस काश। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला अपराधिक, आपराधिक, इसमें अप उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। विकल्प, किस विकल्प में हम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हम वतन, हम का मतलब है एक ही, विदेशी भाषा का उपसर्ग है। हम सब, हम राही, एक ही राह के। हम सफर, एक ही सफर के। हम सब, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम, सॉरी उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, ये कर्मधारय है। और देशगत, देश को गत, कर्म तत्पुरुष। कवियों में पुंगव, अधिकरण तत्पुरुष। और घृत में पका हुआ अन्न, लुप्त पद तत्पुरुष। किस विकल्प में सामासिक पद का विग्रह गलत है? मुखचंद्र, मुख चंद्र के समान, बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, या गुरु जो देव है, ये भी ठीक है। कन्या के लिए दान नहीं, कन्या का दान। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3, यथासंभव, जहां तक संभव हो। संधि संबंधी असंगत विकल्प है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जिसमें संधि संबंधी गलती है। मृत्यु प्लस उन्मुख, गलत हो गया। उ और उ मिलकर दीर्घ बनाएंगे तो क्या बनेगा? मृत्यु उन्मुख। मृत्यु प्लस उपरांत, ये ओ नहीं बनेगा, ये भी उ बनेगा, मृत्यु उपरांत बनेगा। तो 2 गलत हो गए, तो इसका मतलब तो उपयुक्त सभी ऑटोमेटिक हो जाएगा। सदा प्लस आचार नहीं, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के नहीं है? किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के नहीं है? अनौदार, प्रागैतिहासिक, देखो अनौदार है, तो देखो अन प्लस औदार है। जब अन जब जुड़ेगा तब कभी भी संधि नहीं होगी, ये दिमाग में फीड कर लो। अन पहले आ गया तो कभी भी संधि नहीं होगी। अन संस्कृत का है, ये आएगा जब बाद वाले शब्द का आरंभ हमेशा स्वर वर्ण से होगा। और ये हिंदी का अन आएगा
तो हमेशा व्यंजन वर्ण से चालू होगा। प्राग या ऐतिहासिक, तो इसमें व्यंजन संधि है, प्राक प्लस ऐतिहासिक। नियम हम जानते हैं, कैचे टेतेपे के बाद में कोई भी सगोश वर्ण है तो कैचे टेतेपे का परिवर्तन अपनी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। परम प्लस ओच, जल प्लस औक, कर प्लस उरु, पीन प्लस उरु, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा गुण संधि है, और सु प्लस अच्छ यण संधि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को अजमेर जाना है, गलत, मुझे अजमेर जाना है। आम को पका होना चाहिए, गलत, आम पका होना चाहिए। मोहन ने संकल्प किया, उसने मुझे गाली निकाली, गाली निकाली नहीं, उसने मुझे गाली दी, तो मोहन ने संकल्प किया। शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जो अशुद्ध है। वह सदैव ही झूठ बोलता है, तो देखो सदैव, सदा प्लस एव, यानी सदा ही, तो सदा ही है, तो ये ही गलत लिख दिया, ये गलत हो जाएगा यही वाक्य। देश गांधी जी का सदैव आभारी रहेगा, बिल्कुल सही है। रमा के गले में मोतियों की एक माला है, ये भी सही है। राहुल ने गुरुजी से प्रश्न किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1। असंगत विकल्प है, यरेलेवे, येवेरेले, ये प्रश्न गलत है, ये संगत होना चाहिए, उत्तर क्या हो जाएगा? ये रे ले वे। असंगत विकल्प है ऐ कंठ तालु, ठीक है। ऐ कैसे बनता है? ए प्लस ई से, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। ओ कैसे बनता है? ए प्लस ऊ से, ये किससे है आपका? कंठ से, और ये किससे है? ओ ओष्ठ से, तो ओ किससे बन गया? कंठोष्ठ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ए संयुक्त स्वर है, बिल्कुल सही है। ए प्लस ई, संयुक्त जब आ जाए तो दो अलग अलग स्वर, दो अलग अलग व्यंजन। ए अर्ध समृद्ध, देखिए समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत और विपरीत, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो एकमात्र मध्य स्वर कौन सा है, और ए कहां पर आता है आपका? अर्ध विपरीत में आता है। ये क्या लिख रहा है? अर्ध समृद्ध, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अर्ध समृद्ध। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। वायु स्त्रीलिंग शब्द है, रेणु स्त्री शब्द है, जानू, जानू बोलते हैं जांग, तो कैसी जानू, कैसी जांग, कैसी रेणु धूल, कैसी वायु, कैसा बपू, बपू यानी अंग। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1। पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी उस शब्द का चयन करना है जो स्त्रीलिंग है। कैसा समुदाय, कैसी आय, ये अध्याय है। कैसा अध्याय और कैसा व्यक्तित्व, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कैसी आय। बहुवचन संबंधी असंगत विकल्प है कछुआ, देखो आ रहा है तो आ का तो ए बनेगा, तो क्या बनेगा आपका? कछुए बनेगा। ये तो ये लिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। बेटा, बेटे, नदी, नदियां, साधु, साधुओं, ये भी सही, ये भी सही, पहला गलत। किस विकल्प में बहुवचन संबंधी विकल्प संगत है? संगत पूछ रहा है। दवाई, दवाइयां, देखो दीर्घी है तो छोटी होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। वार्ता, वार्ता, ये बहुवचन में कभी आता ही नहीं है, ध्यान रखना। बहुवचन में 5 प्रत्यय आपके काम में आते हैं। एक तो है ए, ये पुल्लिंग में और आकारांत। एक है आपका आ, जिसको हिंदी के अध्यापक ईया प्रत्यय पढ़ाते हैं, वास्तव में प्रत्यय का नाम क्या है? आ। कई लोगों को तो 30-40 साल हो गए और पढ़ा रहे हैं ईया प्रत्यय, जबकि प्रत्यय का नाम क्या है? आ। ये केवल स्त्रीलिंग में लगता है। एक प्रत्यय का नाम है आपका ए, ये दोनों स्त्रीलिंग में जोड़ते हैं। एक है आपका ओ, ये पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग दोनों में। और जो शब्द बहुवचन बनेगा, बहुवचन शब्द के बाद हमेशा कारक चिन्ह आएगा, हमेशा कारक चिन्ह होगा, ध्यान रखना। ओ जब, और एक है आपका ओ, ये दोनों में है पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग, और ये कब होगा आपका? संबोधन। जैसे प्यारी छात्राओं, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बहनों नहीं बहनों, तो ये है आपका आ
जैसे दवाई, दवाइयाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? चाकू, चाकुओं, ये गलत है, बड़ा हुआ तो छोटा हुआ होना चाहिए। साड़ी, साड़ियाँ, ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? किस विकल्प में बहुवचन संबंधी विकल्प संगत है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3। वार्ता का क्या होगा आपका? वार्ताएं। और चाकू का चाकू रहेगा, या विकारी क्या बनेगा? चाकुओं। लिंग परिवर्तन संबंधी असंगत विकल्प है। पंडित, पंडिता, आत्मज, आत्मजा, ये भी सही, ये भी सही। पुत्र, पुत्रवधु। गोपा, गोपी नहीं, गोप, गोपी। कुछ विद्वान यहाँ पर आएंगे, देखेंगे तो कमेंट करने आएंगे कि पंडित का तो पंडितायन होता है या पंडितानी होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पंडित शब्द मूल रूप में विशेषण है, और इसका विशेषण का क्या बनता है? पंडिता। यदि संज्ञा के रूप में ले रहे हैं पंडित को किसके रूप में ले रहे हैं? संज्ञा के रूप में, तब बनेगा आपका पंडितायन या पंडितानी। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। अब मान लो कोई महिला है जैसे रमाबाई, तो पंडिता रमाबाई या पंडितानी रमाबाई या पंडिताइन रमाबाई? तो उत्तर क्या होगा? पंडिता रमाबाई। पंडिता गार्गीबाई, यानी विदुषी के तरह कार्य करता है ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोपा, गोपी। ये क्या होगा आपका? गोप, गोपी। अक्षर का अर्थ नहीं है, ब्रह्मा है, मोक्ष है, जल है, तपस्वी नहीं है, ध्यान रखना। पक्ष का अर्थ नहीं है, तो उसका पक्ष ले रहा है, उसकी तरफ बोल रहा है, और ठीक है, ये है 15 दिन का समय है, पक्ष है। ताकतवर नहीं है, पक्ष का अर्थ ताकत जरूर होता है, ताकतवर नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। वाक्यांश संबंधी असंगत विकल्प है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांश संबंधी क्या है? असंगत है। एक वाक्य लिखा हुआ है और उसके सामने उसका शब्द, जिसके पास देने का कुछ भी ना हो, अकिंचन, बिल्कुल ठीक है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय, ठीक है। मध्यरात्रि का समय विभावरी नहीं होता, ये होता है आपका निशीथ। और पहाड़ के ऊपर की भूमि आदित्य का, बिल्कुल सही है। नीचे की भूमि उपत्य का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3 है, संगत विकल्प है। जंगल में लगने वाली आग, दावानल, ठीक है। रंगमंच का पर्दा, ये देखो रंगमंच का पर्दा है, वो कहलाता है आपका अवनिका। यवन प्रदेश से आया था, तो ये है आपका यवनिका। ये अवनिका भी बोलते हैं, यवनिका भी बोलते हैं, यवन प्रदेश से आने के कारण, ठीक है। रात में किए जाने वाला भोजन, व्यालु, बिल्कुल ठीक है। पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता, पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता, बिल्कुल सही है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का भाग, वो क्या कहलाता है आपका? नेपथ्य। और रंगमंच का पर्दा कह रहा है, तो पर्दा क्या कहलाएगा आपका? यवनिका या अवनिका। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या 2। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है? यानी उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी शब्द तत्सम नहीं है। महिषी तत्सम है, मणिहार है, परंतु सिर नहीं है, ये है सिर। भगत, ये भक्त होगा। पतो, पुत्र वधु होगा। पुष्प तत्सम ही है। मिट्टी, मत, ठीक है। मुट्ठी, महावत, ये भी है। तो पंक्ति, पिपासा और दधी, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी शब्द तत्सम नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मिट्टी, मृतिका, मुष्टि और महापात्र, महावत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? यानी उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी शब्द विदेशी भाषा के हैं। मतलब है, कुर्सी है और जानवर है, ठीक है। चूहा, तेंदुआ, ये देशज शब्द हो गए। बाजार विदेशी का है, गरीब विदेशी का है, परंतु लोटा देशज है। हड़ताल गुजराती भाषा का शब्द है, इलाज विदेशी भाषा का शब्द है, ताला देसी भाषा का शब्द है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1, मतलब कुर्सी और जानवर। निम्न में से संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। टिकट और घर, रेल और गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। नमक, हराम, एक अरबी का और एक फारसी का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। विलोम संबंधी असंगत विकल्प है। पापी, निष्पाप, जिसने पाप किया है वो पापी, जो पाप से रहित है वो निष्पाप, ठीक है। स्तुति, निंदा, ठीक है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मध्यवर्ती नहीं होगा, इसका होगा पश्चवर्ती।
कर्षण विकर्षण, ये बिल्कुल सही है। विलोम संबंधी असंगत विकल्प है अल्पज्ञ बहुज्ञ, बिल्कुल ठीक है। उत्थान पतन, बिल्कुल ठीक है। आमिष और सामिष दोनों एक ही बात है, उत्तर यही हो जाएगा। शाखा मृग किसका पर्याय है? शाखा पर विचरण करता है जो मृग, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बानर। किस विकल्प में सभी शब्द आपस में पर्याय नहीं है? धन, विभूति और संपदा, बिल्कुल है। धरा, इला, उर्वी, ठीक है। अवधूत, सन्यासी, बैरागी, बिल्कुल है। तटनी, सविता, सरिता, सरिता बोलते हैं नदी को और सविता बोलते हैं सूर्य को। तो ये नदी का है, ये नदी का है, परंतु ये बीच वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। अवधूत, सन्यासी, बैरागी संत के होते हैं। धरा, एला, उर्वी पृथ्वी के होते हैं। धन, विभूति, संपदा ये अपने धन के वही हैं। कलानिधि, अब ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न थोड़ा सा, कला के निधि कहीं सेव कर दो, कृष्ण कर दो, नहीं। कलानिधि किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। कागई का कपूर चुगाए स्वान नवाए गंग, ये हो जाएगा कागई का कपूर चुगाए स्वान नवाए गंग। मुफ्त की वस्तु के बारे में नखरे न करना के लिए उचित लोकोक्ति है। मुफ्त की वस्तु हाथ आ जाती है तो उसमें नखरे नहीं करने चाहिए, यानी दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। और भागते भूत की लंगोटी सही, यानी किसी व्यक्ति से जो कुछ आता जाए वो ही सही। तुरंत दान महाकल्याण दान है ये, इधर दिया उधर लिया, न ऊदों का लेना न मादों का देना, किसी से कोई मतलब न रखना। बाल धूप में सफेद होना, बाल कहां पर सफेद हुए हैं आपके? धूप में, यानी आपने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, तो उम्र तो हो गई है आपकी, बाल सफेद हो गए हैं, परंतु आपको अनुभव नहीं आया है, तो उम्रानुसार अनुभवी न होना। और बाल में धूप सफेद नहीं करना, तब उत्तर क्या होता? बहुत ही अनुभवी होना। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, तो भारत जिस जो देश है उसके तीनों ओर पानी है, तो भारत कैसा देश है? एक प्रायद्वीप है। द्वीप जिसके दोनों ओर है, महाद्वीप चारों ओर है। और द्वीप का मतलब दो बार पीता है जो हाथी। असंगत शब्द युग में अश्लीलता अश्लीलता, अद्य आद्य, प्रमाद प्रमदा, प्रथा प्रथा। अश्लीलता उद्दंड और अश्लीलता तलवार। अद्य आज, आद्य पहला, प्रमाद और प्रमदा, तो प्रमाद, प्रमाद किसको बोलते हैं? आलस्य को। और प्रमदा किसको बोलते हैं? स्त्री को। ये उल्टा लिखा हुआ है। प्रमाद आलस्य को बोलते हैं, बाकी तीनों जगह बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। विपण, विपणी और विपणी के क्रम से अर्थ है। देखो, विपण दुकान को बोलते हैं, बाजार को बोलते हैं, या दुकानदार को बोलते हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। विपणी जो व्यापार करता है, तो विपणी दुकानदार को बोलते हैं। तो दुकानदार देखो, एक तो यहां है और एक यहां है, तो ये दो तो गलत हो गए आपके। विपणी, ये देखो दुकान और इधर बाजार, इधर बाजार और इधर दुकान। अब इसका चयन करना है। ये प्रश्न मैंने तुमको छोड़ा, ये समझ लो। कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बताना है, इसको ढूंढ के बताना है आपको। और अब ऐसे नहीं मिलेगा, ये शब्दकोश में से ढूंढ के बताना है आपको। बाजार, मैंने दो विकल्प अलग कर दिए हैं आपके, कौन कौन सा? पहला और चौथा। किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? सभी में नहीं है, ध्यान रखना। ये विष्णु में ए जोड़ेंगे तो ये विशेषण बना रहा है, शिव में ए जोड़ेंगे तो ये भी विशेषण बना रहा है, अपत्य नहीं बना रहा है। और अग्नि में ए जोड़ेंगे तो ये भी विशेषण बना रहा है, तो अपत्य नहीं बना रहा है। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। चित्रकार है, शर्करा है, रिक्त, सूना, शून्य। शून्य तत्सम है और सूना तद्भव है। बूट किस भाषा का शब्द है? तो बूट, BOOT, बूट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। विलोम संबंधी असंगत विकल्प है संकलन, व्याकलन, ठीक है। तिमिर, रोशनी, सन्यासी, ग्रस्त, जागरण, निद्रा। तिमिर ज्योति या प्रकाश होगा, रोशनी नहीं होगा, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। शुद्ध शब्द नहीं है। पुनरुत्थान शुद्ध है। मिष्ठान, अहल्या, बचा खुचा, तो मिष्ठान
ये होता है मिष्टान्न। मिष्ट प्लस अन्न, कर्मधार समास का उदाहरण है मिष्ट है जो अन्न। चंदन का पर्याय नहीं है, मलयज है, श्रीखंड है, दारूसार है, सतलज नहीं है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2। शिक्षण विधि, अभिक्रमत अन्वेषण का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? यानी सिद्धांत तो सभी हैं, परंतु अनिवार्य सिद्धांत कौन सा होता है, ये ध्यान रखना, स्वयं गति का सिद्धांत। इसमें बालक अपनी गति से सीखता है। सूत्र विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अमनोवैज्ञानिक है, निगमन विधि होगी तो अमनोवैज्ञानिक होगी, बिल्कुल ठीक है। बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, सूत्र है तो रटेंगे, निगमन में भी रटेंगे। जब दो कथन सही हैं तो उपरोक्त सभी ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप ही। उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी, ठीक है। छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि होती है। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने हेतु लाभदायक विधि है। प्रारंभिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने हेतु लाभदायक विधि है। समवाय, भाषा संसर्ग, व्याख्यान, तो निगमन और व्याख्यान ये तो हटा ही दो। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भाषा संसर्ग। किस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं? अनुकरण के साथ साथ उसका खंड का कोई भी है उसका अनुवाद करना। तो अनुवाद कहां पर होगा, केवल आर्मी मेथड में होगा। समवाय और व्याख्या का कोई मतलब ही नहीं है। भाषा संसर्ग में भाषा के साथ साथ व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना व्याकरण की ऊपर ऊपर से शिक्षा दी जाती है। जीवनी, आत्मकथा, कहानी इत्यादि हेतु वाचन की श्रेष्ठ विधि है। यानी वाचन आपका दो है, मौन वाचन के दो चीज है आपकी, गहन या गंभीर वाचन, एक द्रुत या त्वरित वाचन। तो आत्मकथा, जीवनी, कहानी, उपन्यास ये पढ़ते हैं हम, तो हम द्रुत करते हैं, गहन की आवश्यकता नहीं होती। गहन की आवश्यकता मुख्यतः निबंध में होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, द्रुत वाचन। प्रदर्शन विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल। जब सामने डोमेस्टिकेशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो बच्चे उत्साह से देखेंगे उस चीज को। इसमें केवल छात्र सक्रिय रहता है। यह बड़ी कक्षाओं हेतु ही प्रभावी है। ये बड़ी कक्षा, तो क्या कह रहा है कि सत्य है, तो सत्य क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें केवल छात्र सक्रिय रहता है नहीं, इसमें अध्यापक भी सक्रिय रहता है। प्रत्यक्ष विधि में छात्र व्याकरण के नियम सीखता है, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। तो यही है इसका, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। वाचन का उद्देश्य है त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करना, भावों को ठीक ठीक समझने की क्षमता उत्पन्न करना, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। उपरोक्त सभी वाचन, अब ये नहीं लिख रहा है कि मौन वाचन या स्वर वाचन, तो वाचन तो त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास, ठीक है। भावों को ठीक ठीक समझने की क्षमता, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब मान लो मौन वाचन आता, तो त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करना। कौन सी विधि खर्चीली है? देखो, तो इन दोनों में से उत्तर एक है, ये ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में अभिक्रमित अन्वेषण, यदि यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला होता, क्या होता, भाषा प्रयोगशाला, तो सबसे खर्चीली विधि कौन सी होती है, भाषा प्रयोगशाला विधि होती है। ये भाषा शिक्षण यंत्र है। कविता शिक्षण में किसका विशेष महत्व है? मौन वाचन का, कथोपकथन का, संवाद का, प्रस्तावना का, शब्द भंडार में वृद्धि का। तो कथोपकथन और संवाद का होता है। मौन वाचन का कोई मतलब नहीं है, प्रस्तावना से अपन को कोई मतलब नहीं है। ये हो गए आपके पूरे 70 प्रश्न शिक्षण विधि सहित, 60 व्याकरण के और 10 शिक्षण विधि के। ये 70 प्रश्न आपके लिए आगामी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती हो, मैं राजस्थान की ही बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की हो, गुजरात हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, इन सब के लिए ये व्याकरण के प्रश्न इतने उपयोगी साबित होंगे कि आप जब पेपर आए तो मिला करके देख सकते हैं। सभी टेस्टों को देखते रहिए। अब तक 7 टेस्टों का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। 7 टेस्टों में लगभग आपके 490 प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।